हेलो एवरीवन, जैसा कि हम अपने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ चुके हैं बेसिक पोस्टुलेट्स रदरफोर्ड स्कैटरिंग के लिए, उन पोस्टुलेट्स की बेसिस पे आज हम रिलेशन निकालेंगे, एक डिराइव करेंगे रिलेशन बिटवीन इम्पैक्ट पैरामीटर एंड स्कैटरिंग एंगल। इम्पैक्ट पैरामीटर जिसे कि बी से डिनोट किया जाता है, स्कैटरिंग एंगल जिसे कि थीटा से डिनोट किया जाता है। इम्पैक्ट पैरामीटर है क्या? बेसिकली वो मिनिमम डिस्टेंस है जब अल्फ़ा पार्टिकल न्यूक्लियस को अप्रोच करता है। मान लीजिए ये अल्फ़ा पार्टिकल है और ये न्यूक्लियस है। जब अल्फ़ा पार्टिकल न्यूक्लियस को अप्रोच करता है तो वो जो मिनिमम डिस्टेंस जहाँ तक कि उस पर रिपल्सिव फोर्स नहीं लगता है, वो पॉइंट या फिर ये कह सकते हैं कि वो पॉइंट जहाँ पे रिपल्सिव कूलम्ब रिपल्सिव फोर्स स्टार्ट कर दे, बिकॉज ऑफ अल्फ़ा पार्टिकल भी पॉजिटिव पार्टिकल है, न्यूक्लियस भी पॉजिटिव है। दैट्स वाई जैसे ही ये मिनिमम डिस्टेंस मिनिमम क्लोजेस्ट अप्रोच पर आएगा तो वो क्लोजेस्ट अप्रोच जहाँ पे रिपल्सिव फोर्स अप्लीकेबल हो वो डिस्टेंस न्यूक्लियस से इम्पैक्ट पैरामीटर कहलाएगी। और स्कैटरिंग एंगल क्या है कि वो पाथ अल्फ़ा पार्टिकल का जो कि इनिशियली स्ट्रेट होता है और जस्ट बिकॉज ऑफ रिपल्शन अल्फ़ा पार्टिकल अपने पाथ से डेविएट हो जाता है और किसी पर्टिकुलर एंगल पर डेविएट होकर अपना पाथ डेविएट कर लेता है। वो जो एंगल है वो स्कैटरिंग एंगल कहलाता है। ये तो बेसिक है जो हम प्रीवियस लेक्चर में पढ़ चुके हैं। नाउ रिलेशन निकालने के लिए एज वी ऑल नो कूलम्ब रिपल्सिव फोर्स बिट फॉर अल्फ़ा पार्टिकल और न्यूक्लियस के बीच में जो कूलम्ब रिपल्सिव फोर्स है उसे हम एक्सप्रेस कर सकते हैं F इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट ट्वाइस ऑफ ZE स्क्वायर। हेयर ZE न्यूक्लियस का चार्ज है और एज यू ऑल नो अल्फ़ा पार्टिकल का चार्ज 2E है, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2E इंटू ZE ओवर R स्क्वायर। R जो कि डिस्टेंस है अल्फ़ा पार्टिकल और न्यूक्लियस के बीच में। अब इम्पैक्ट पेरीमीटर और स्कैटरिंग एंगल रिलेशन निकालने के लिए सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि जो मोमेंटम है अल्फ़ा पार्टिकल का वो किस तरीके से चेंज हो रहा है। लेट्स सपोज P1 इनिशियल मोमेंटम था जब अल्फ़ा पार्टिकल मूव कर रहा था, और जब थीटा एंगल से स्कैटर्ड हुआ अल्फ़ा पार्टिकल ड्यू टू न्यूक्लियस पॉजिटिव चार्ज, तो वो जो फाइनल मोमेंटम है वो P2 वेक्टर है। तो P1 इज़ इनिशियल मोमेंटम एंड P2 इज़ फाइनल मोमेंटम। अगर इसको हम वेक्टर डायग्राम से डिस्क्राइब करें तो कह सकते हैं ये P1 वेक्टर है, P1 मोमेंटम, ये P2 मोमेंटम फाइनल मोमेंटम है, और इन दोनों का जो रिजल्टेंट है जो कि कहीं बीच में आना चाहिए, अगर उसे हम इस तरह से डिनोट करें तो डेल पी जो चेंज इन मोमेंटम डेल पी वो इस तरीके से आएगा। अब हमें पता है कि ये जो एंगल है थीटा है, तो ये P1 और P2 के बीच का एंगल पूरा थीटा हुआ। यहाँ से हम यहाँ पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, ठीक है, डेल पी पर परपेंडिकुलर करेंगे तो ये जो आइसोस्केल ट्रायंगल बनेगा इसमें ये एंगल हाफ रह जाएगा। पहले पूरा थीटा बाई थीटा था, तो अब ये कितना रह जाएगा, थीटा बाय 2। एंड दिस इज़ 90 डिग्री, ये 90 मतलब π/2 है, ये थीटा बाय 2 है, तो ये जो एंगल होगा ये वाला एंगल वो कितना हो जाएगा, π/2 माइनस थीटा बाय 2, दैट इज़ पाई माइनस थीटा ओवर 2। एज वी ऑल नो कूलम्ब फोर्सेज आर सेंट्रल फोर्सेज, कूलम्ब फोर्स सेंट्रल फोर्सेज होती हैं और सेंट्रल फोर्सेज ऑलवेज कंजर्व हो रहती हैं, दैट इज सेंट्रल फोर्सेज आर कंजर्वेटिव, जिसमें एनर्जी और मोमेंटम कंजर्व रहता है। तो मोमेंटम की बात करें तो इनिशियल मोमेंटम इज इक्वल टू फाइनल मोमेंटम होना चाहिए। तो इनिशियल मोमेंटम हमने एज बताया था कि P1 जो है आपका इनिशियल मोमेंटम है और P2 आपका फाइनल मोमेंटम है। तो मैग्नीट्यूड ऑफ P1 इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ P2 इज इक्वल टू mv, दोनों बराबर होंगे। तो m मास ऑफ अल्फा पार्टिकल
और v velocity of alpha particle. Here m is mass of alpha particle and v is velocity of alpha particle. अब नाउ टोटल चेंज इन मोमेंटम क्या हो जाएगा? एज यूर चेंज इन मोमेंटम क्या है? डेल पी इज इक्वल टू P2 माइनस P1 वैक्टर. ठीक है, चेंज इन मोमेंटम है डेल पी वेक्टर इज इक्वल टू P2 माइनस P1. इन एंगल फॉर्म में अगर हम लिखें डेल पी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? अंडर रूट ऑफ P1 स्क्वायर प्लस P2 स्क्वायर माइनस 2P1 P2 कॉस ऑफ थीटा. और P1 और P2 की वैल्यू कितनी है? mv. तो ये क्या हो जाएगा? अंडर रूट m स्क्वायर v स्क्वायर प्लस m स्क्वायर v स्क्वायर माइनस ट्वाइस ऑफ mv इंटू mv दैट इज m स्क्वायर v स्क्वायर कॉस थीटा. ठीक है, mv कॉमन आ जाएगा और ये अंदर क्या आ जाएगा? 2 माइनस 2 कॉस थीटा दैट इज mv अंडर रूट 2 1 माइनस कॉस ऑफ थीटा. अब यहाँ हम एक आइडेंटिटी यूज़ करेंगे कि 1 माइनस कॉस ऑफ थीटा इज इक्वल टू 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 होता है. ठीक है, यूजिंग दिस क्या हो जाएगा? ये mv टू इंटू 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2. ठीक है, और ये हो जाएगा ट्वाइस ऑफ mv. ठीक है, साइन थीटा बाय 2. ओके, तो चेंज इन मोमेंटम हमारा आया 2mv साइन थीटा बाई 2. चेंज इन मोमेंटम की वजह से अल्फ़ा पार्टिकल के ऊपर एक इम्पल्स डेवलप होगा. इम्पल्स क्या होता है? चेंज इन मोमेंटम इज इक्वल टू फोर्स इनटू दैट टाइम ऑफ इंटरवल जिसके लिए वो मोमेंटम चेंज इन मोमेंटम हुआ है. ठीक है, अब हम फिगर से समझते हैं कि एक्चुअली हो क्या रहा है. अल्फ़ा पार्टिकल जो कि न्यूक्लियस को अप्रोच कर रहा है और ये जो b जो डिस्टेंस है वो कि इम्पैक्ट पैरामीटर है. अल्फ़ा पार्टिकल अप्रोच कर रहा है और ड्यू टू कूलम्ब रिपल्सिव फोर्स, जो कि फोर्स का जो कंपोनेंट है ये F वेक्टर जो दिख रहा है ये फोर्स का कंपोनेंट कूलम्ब रिपल्सिव फोर्स है. और इसकी वजह से ये जो अल्फ़ा पार्टिकल है वो अपना पाथ डिविएट कर कर एक किसी एंगल से, जैसे कि स्कैटरिंग एंगल बोल रहे हैं, उसे दूसरे पाथ पे चला जाएगा. यहाँ जो इनिशियल मोमेंटम था वो P1 था और ये जो था वो P2 था. इन दोनों की वजह से इनिशियल और फाइनल मोमेंटम का जो रिजल्टेंट मोमेंटम है वो कुछ इस तरह से डेल पी आया. अब हमें पता है जो F जो है वो फोर्स है, रिपल्सिव फोर्स है जो न्यूक्लियस और अल्फ़ा पार्टिकल के बीच में लग रहा है. ये जो एंगल देख रहे हैं फाई वो चेंज इन मोमेंटम और फोर्स के बीच का एंगल है. इसे हम ये जो फाई है ये एक एंगुलर पोजीशन है अल्फ़ा पार्टिकल की. तो एफ का जो कंपोनेंट है इन डायरेक्शन ऑफ डेल पी, तो कंपोनेंट क्या हो जाएगा? एफ कॉस ऑफ फाई. नाउ चेंज इन मोमेंटम दैट इज इंटीग्रेशन ऑफ एफ डी टी
का जो मैग्नीट्यूड है वो क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन एफ कॉस फाई डी टी। ये एफ कॉस फाई चेंज इन मोमेंटम के डायरेक्शन में फोर्स का कंपोनेंट है, मल्टीप्लाई बाय डी टी। अब हमें पता है एफ डी टी इक्वल टू डेल पी होता है, और डेल पी हम कैलकुलेट कर चुके हैं 2mv साइन थीटा बाय 2। इसको हम अगर 2mv साइन थीटा बाय 2 लिमिट्स हम इंटीग्रेट करेंगे -इन्फिनिटी टू +इन्फिनिटी एफ कॉस फाई डी टी। अब हमें पता है ये जो लिमिट्स जो हैं -इन्फिनिटी टू +इन्फिनिटी, ये लिमिट्स है टाइम के लिए, ठीक है, टाइम इंटरवल के लिए, और हमारा जो कंपोनेंट है वो एंगल है वो फाई में है। तो इसको हमें कन्वर्ट करना पड़ेगा टाइम को फाई के चेंजेस में। तो लेट्स इन्वर्ट टी इंटू फाई। और किस तरह से चेंज कर सकते हैं, हम लिख सकते हैं डी टी को, डी टी इज इक्वल टू डी टी ओवर डी फाई इंटू डी फाई। इससे क्या होगा, इफेक्ट्स ऑन लिमिट्स क्या होंगे, ये लिमिट्स -इन्फिनिटी टू जो +इन्फिनिटी है वो चेंज हो जाएगा पाई माइनस थीटा ओवर 2 -2 प्लस पाई माइनस थीटा ओवर 2। जैसा कि आपने फिगर में देखा है, ये जो एंगल थीटा है हमने जब चेंज इन मोमेंटम का वेक्टर डायग्राम बनाया था तो हमारा जो एंगल निकला था P1 और डेल पी के बीच का वो था पाई माइनस थीटा ओवर 2। और जो नेक्स्ट जो एंगल है P2 और P1 के बीच का जो एंगल है वो पाई माइनस थीटा ओवर 2। तो ये जो लिमिट्स चलेंगी माइनस पाई माइनस थीटा ओवर 2 टू प्लस पाई माइनस थीटा ओवर 2 तक चलेंगी। तो इस तरह से हम ये जो लिमिट्स हैं ये -इन्फिनिटी टू +इन्फिनिटी कन्वर्ट हो जाएंगी, माइनस पाई माइनस थीटा ओवर 2 टू प्लस पाई माइनस थीटा ओवर 2। सॉल्व करते हैं इक्वेशन को। ये हो जाएगा 2mv साइन थीटा बाई 2 इज इक्वल टू माइनस पाई माइनस थीटा ओवर 2 टू पाई माइनस थीटा ओवर 2 एफ कॉस फाई, और डी टी की जगह हम क्या लिख देंगे, डी टी ओवर डी फाई इंटू डी फाई। डी टी बाई डी फाई को सॉल्व करने के लिए अब हमें पता है कूलम्ब फोर्सेस आर सेंट्रल फोर्सेस, और सेंट्रल फोर्सेस कंजर्वेटिव होती हैं। तो कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम यहाँ देखेंगे तो इनिशियल एंगुलर मोमेंटम मस्ट बी इक्वल टू फाइनल एंगुलर मोमेंटम। इनिशियल एंगुलर मोमेंटम क्या हो जाएगा, m इंटू वी इंटू बी, मास ऑफ द अल्फा पार्टिकल, v इज वेलोसिटी ऑफ द अल्फा पार्टिकल, b इज द डिस्टेंस, ठीक है, वो जो इम्पैक्ट पैरामीटर है, इक्वल होगा m इंटू ओमेगा इंटू आर स्क्वायर, जो कि इसका ओमेगा इज इक्वल टू वी बी ओवर आर स्क्वायर, और डी टी बाई डी फाई क्या हो जाएगा 1 ओवर ओमेगा, ओमेगा की वैल्यू यहाँ से पुट कर देंगे, दैट इज़ आर स्क्वायर ओवर वी बी। ये जो वैल्यू है हम अपनी इक्वेशन में डी टी ओवर डी फाई की वैल्यू की जगह पुट कर देंगे। इक्वेशन क्या हो जाएगी, 2mv साइन थीटा बाई 2 इज इक्वल टू इंटीग्रेशन फ्रॉम माइनस पाई माइनस थीटा ओवर 2 टू पाई माइनस थीटा ओवर 2 एफ इंटू कॉस फाई डी फाई डी टी था, तो डी टी बाई डी फाई की जगह हम लिख देंगे आर स्क्वायर ओवर वी बी कॉस फाई डी फाई। अब हमारा ये जो इंटीग्रेशन है वो फाई के टर्म्स में हो चुका है। एज वी ऑल नो कि जो फोर्स जो हमने कैलकुलेट करी थी, फोर्स जो है अल्फा पार्टिकल और न्यूक्लियस के बीच में कूलम्ब रिपल्सिव फोर्स, वो है 1 ओवर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ट्वाइस ऑफ जेड स्क्वायर ओवर आर स्क्वायर। फोर्स की वैल्यू को हम इक्वेशन में पुट कर देंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, इस जगह f की जगह हम ये वाली वैल्यू पुट कर देंगे तो हमारी इक्वेशन कुछ इस तरह से हो जाएगी 2mv स्क्वायर बी इंटू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ओवर ट्वाइस ऑफ जेड स्क्वायर साइन थीटा बाई 2 इज इक्वल टू, जो भी फाई की टर्म्स हैं वो इंटीग्रेशन वाली वो हमने एक साइड करनी है। ये सॉल्व करने पे आपको पता है आ जाएगा, लिमिट्स पुट करने पे आपका आ जाएगा 2 cos थीटा बाई 2 और इज इक्वल टू, ये इक्वेशन आपकी चल ही रही है। इससे आपका हो जाएगा जब साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2 के नीचे आएगा तो ये हो जाएगा कॉट थीटा बाई 2, कॉट थीटा बाई 2 इज इक्वल टू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एम वी स्क्वायर बी इंटू ट्वाइस ऑफ जेड स्क्वायर। तो ये आपका रिलेशन है स्कैटरिंग एंगल थीटा
और इम्पैक्ट पैरामीटर बी के बीच में। बी पे क्या डिपेंडेंसी है थीटा की? अगर बी की वैल्यू जितनी ज़्यादा होगी, जितना बी बड़ा होगा उतना ही स्कैटरिंग एंगल कम होगा। ठीक है, मान लीजिए अगर जितना डिस्टेंस अल्फ़ा पार्टिकल से न्यूक्लियस में जितना ज़्यादा होगा अल्फ़ा पार्टिकल उतना ही स्ट्रेट मूव करेगा। जैसे जैसे बी की वैल्यू कम होगी एंगल ऑफ स्कैटरिंग बढ़ता जाएगा। ठीक है, या फिर ये कह सकते हैं एट पर्टिकुलर वैल्यू ऑफ बी, अगर बी इज इक्वल टू 0 हो जाए, बी की जो मिनिमम वैल्यू है वो 0 हो जाए, तो उस वक्त थीटा इज इक्वल टू पाई हो जाएगा। थीटा इज इक्वल टू पाई से मतलब क्या है कि अल्फ़ा पार्टिकल जो कि न्यूक्लियस की तरफ अप्रोच कर रहा था वो अपने पाथ पे एग्जैक्टली रिवर्स बैक हो जाएगा। तो ये रिलेशन है आपका स्कैटरिंग एंगल और इम्पैक्ट पैरामीटर के बीच में। थैंक यू।